भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी जी श्री अरविंदाप्पा, इनको प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी श्री शिव प्रकाश आनंद जी, इनको भी प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित श्री केशव जी, हमारे कैंडिडेट श्री बी रमन्ना जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी आवाज करते हैं, सभी बहनों और भाइयों, आज विजयनगर में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि भारत के स्वर्णिम इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पन्ना ये विजयनगर रहा है। और हम सब लोग जानते हैं कि राजा कृष्णदेव राय, इन्होंने भारत को एक स्वर्णिम इस प्रकार का इतिहास दिया है। मुझे याद है कि मैं आज से, मैं बोलता रहूंगा, डोंट वरी, नहीं समझेगा तो आप बाद में कर देना, मेरा हिंदी आसान है, समझेगा ना। मैं करीब 30 साल पहले हम्पी में आया था, और उस समय वहां का वैभव मुझे देखने को मिला था। और अब करीब 30 साल बाद इस सारे इलाके में मैं आया हूं, तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं 10 मई को हमारे कर्नाटक के विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कुछ लोगों को लगता है कि इस चुनाव में हमारे रमन्ना जी के भाग्य का फैसला होगा। कुछ लोगों को यह लगता है कि रमन्ना जी के नहीं, बोम्मई जी के भाग्य का फैसला होगा। और कुछ लोगों को यह लगता है कि मोदी जी के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, ये चुनाव मोदी जी के भाग्य का फैसला नहीं करेगा, ये बोम्मई जी के भाग्य का फैसला नहीं करेगा, ये रमन्ना जी के भाग्य का फैसला नहीं करेगा। ये चुनाव यहां बैठे हुए आप सब लोगों के भाग्य का फैसला करेगा कि कर्नाटक में अगले 5 साल किसके हाथों में हम कर्नाटक को सौंपेंगे, किसको हम देंगे। और अभी अभी गुरुजी ने बहुत अच्छे शब्दों में हमको बताया कि जहां एक और भारत माता की जय कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जय श्री राम कहने वाले लोग हैं, इस देश को अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि, पुण्य भूमि समझने वाले लोग हैं, वही दूसरी ओर ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के कि जिनके नेता राहुल गांधी दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जब नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, भारत तोड़ने की जब बात होती है, ऐसे लोगों को जाकर गले मिलने वाले राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी एक और है। और इसलिए सवाल यह उठता है कि हम हमारी बागडोर किसके हाथ में सौंपेंगे, भारत माता की जय कहने वालों के हाथ में, या भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 कहने वालों के हाथ में। यह फैसला 10 तारीख को हमको करना है। हम सब लोग जानते हैं 9 साल पहले देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और इन 9 वर्षों में मोदी जी ने देश को बदला है। इस देश में हमेशा बात की जाती थी गरीबी हटाओ की। इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, राजीव गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन वो गरीबी हटा नहीं पाया।
उनके जमाने में गरीबी दूर हुई तो केवल कांग्रेस के नेताओं की गरीबी दूर हुई, आम गरीबों की गरीबी वो दूर नहीं कर पाए। लेकिन पहली बार देश में मोदी जी ने गरीब कल्याण का एजेंडा लाया और गरीबों के लिए योजनाएं तैयार हुई। पहली बार देश में गरीबों का पैसा गरीबों तक पहुंचना शुरू हुआ। आप देखिए, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे वो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो लास्ट मैन तक, अंतिम आदमी तक सिर्फ 15 पैसे 15 पैसे पहुंचते हैं। 85 पैसे 85 पैसे करप्शन में चले जाते हैं, भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजूंगा तो अंतिम आदमी को पूरा 1 रुपया मिलेगा, मैं किसी को भ्रष्टाचार करने नहीं दूंगा, न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। और देश के अंदर मोदी जी ने उस प्रकार की व्यवस्था तैयार की। पहले जनधन के खाते निकाले, उसको आधार के साथ जोड़ा, उसको मोबाइल के साथ जोड़ा और सीधा अंतिम व्यक्ति के खाते में पैसा देना शुरू किया। आज देखिए, हमारे यहाँ पर करोड़ों लोगों को घर मिले प्रधानमंत्री आवास योजना में, 1 पैसा किसी को नहीं देना पड़ा। आज करोड़ों घरों में बिजली आई, करोड़ों घरों में पानी आया, करोड़ों घरों में शौचालय है, किसी को 1 पैसा नहीं देना पड़ा। आज हमारे जो किसान है, रैतू है, इनको मोदी जी किसान सम्मान योजना में 6,000 रुपया देते हैं। हमारी कर्नाटक की सरकार 4,000 रुपया देते हैं। 10,000 रुपया मोदी जी के कारण आज किसानों को मिल रहा है। लेकिन कोई किसान ये नहीं बोल सकता कि मुझे 10,000 रुपया देने के लिए किसी ने 2 रुपया मांगा, 5 रुपया मांगा, 10 रुपया मांगा, कोई किसी को पैसा नहीं देना पड़ता। मोदी जी दिल्ली में बैठकर एक बटन दबाते हैं और गांव के किसान के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे वहां पर जमा हो जाते हैं। इसलिए पूरे तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त इस प्रकार की व्यवस्था मोदी जी ने खड़ी की। आज हम देख सकते हैं कि देश के अंदर हमारे गरीबों को, आज हमारी महिलाओं को गैस मिला, हमारे गरीबों के घर में पानी आया। ये सारी चीजें मोदी जी ने गरीबों को सामने रखते हुए की। आज अगर कर्नाटक का विचार करें तो कर्नाटक में 25 लाख लोगों को मोदी जी के कारण उनका अपना घर मिला है। 25 लाख लोग खुद के मकान में, खुद के घर में रहते हैं मोदी जी के कारण। आज कर्नाटक में 45 लाख 45 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचा है। 2 करोड़ लोगों को पीने का पानी मोदी जी ने कर्नाटक के घरों में दिया है। 55 लाख 55 लाख घरों में आज हम लोग देख सकते हैं शौचालय तैयार हुआ है। मोदी जी ने 55 लाख घरों में टॉयलेट तैयार करने का काम किया। एक घर में 5 लोग भी अपन पकड़े तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग जिनके पास शौचालय नहीं था, आज उनको शौचालय मिला है। हमारी महिलाएं जिनको बाहर जाना पड़ता था, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी, आज उन महिलाओं को अपना शौचालय यहाँ पर मिला है। इसलिए गरीब कल्याण की केवल बात नहीं की, तो गरीब कल्याण का एजेंडा ये चलाकर मोदी जी ने दिखाया है। आज हमारे देश में अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो उसको उत्सव के रूप में हम लोग मनाएं। इसके लिए मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना लाई कि जिस योजना के कारण आज बेटियों के जन्म पर भी खुशी मनाई जाती है और बेटियों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हमारी लड़कियों को भी बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। ये मोदी जी ने करके दिखाया। हम लोग देख सकते हैं आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं तक रोजगार पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। और इतना ही नहीं तो मुद्रा जैसी योजना, ये मुद्रा योजना में 24 करोड़ लोगों को अभी तक ऋण मिला है, लोन मिला है। और इन 24 करोड़ में 12.5 करोड़ यानी 50% से ज्यादा, मोर देन 50% महिलाएं हैं। इसका मतलब यह है 12.5 करोड़ महिलाओं को अपने पांव
अपने घर में खड़ी होती है। जब महिला 2 पैसे कमाती है तो कई बार आदमी जब पैसा कमाता है तो नशा करता है, कुछ और गलत चीजें करता है, पर महिला जब पैसा कमाती है तो अपने घर के ऊपर खर्चा करती है, अपने बच्चों के ऊपर खर्चा करती है, अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्चा करती है। और इसलिए महिलाओं को सक्षम करने का काम मोदी जी ने किया है। और इतना ही नहीं, आप देखिए आज हम सब लोग एक साथ यहाँ पर बैठे हैं। 1.5 साल पहले हम लोग ऐसा बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन था। हम अपने परिवार में भी एक दूसरे का मुंह नहीं देख सकते थे, हमारे रिलेटिव के यहाँ, रिश्तेदार के घर भी हम नहीं जा सकते थे। इतनी बुरी अवस्था थी। व्यक्ति सोचता था कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, कल मुझे खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। चारों ओर एक बहुत बड़ी निराशा थी। ऐसे समय मोदी जी ने पहली बात तो ये कही कि देश के अंदर कोई भूखा नहीं रहेगा। 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने मुफ्त में अनाज दिया। 80 करोड़ लोगों को जीने के लिए, खाने के लिए मोदी जी ने पैसा दिया। और महिलाओं के खातों में पैसा दिया, मजदूरों के, लेबर के खाते में पैसा दिया, ताकि लॉकडाउन के समय भी वो जिंदा रह पाए। और हमने देखा इतना ही नहीं, तो मोदी जी ने हमारे देश में वैक्सीन तैयार की, हमारे देश में इंजेक्शन तैयार किया कोरोना के खिलाफ, कोविड के खिलाफ, जो एक बहुत ही प्रभावी इंजेक्शन, बहुत ही प्रभावी वैक्सीन तैयार हुई। विचार कीजिए, अगर हमारे देश में वैक्सीन तैयार नहीं होती तो हमारी हालत क्या होती। हमारा देश अमेरिका या ब्रिटेन के सामने, इंग्लैंड के सामने हाथ फैलाए खड़ा होता कि हमको बचा लो, हमको वैक्सीन दे दो। और वो कहते आपको वैक्सीन देंगे, लेकिन पहले हमारे लोगों को देंगे, हमारे लोगों को इंजेक्शन लगाने के बाद फिर वैक्सीन बचेगी तो आपको देंगे। करोड़ों करोड़ों लोग मर जाते, करोड़ों लोग मर जाते, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल पाती। हम सब लोग ऐसे नहीं बैठ पाते। आप देखिए, दुनिया में पिछले 3 महीने पहले चीन में फिर से लॉकडाउन करना पड़ा, 5 महीने पहले यूरोप में लॉकडाउन करना पड़ा, लेकिन भारत में लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं आई, क्योंकि मोदी जी ने हमको वैक्सीन दी। 130 करोड़ लोगों को मोदी जी ने वैक्सीन दी। और विचार कीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अंडमान तक हर गांव में वैक्सीन पहुंची, हर गांव में। और ऐसे नहीं पहुंची, उस वैक्सीन को कोल्ड चेन में भेजना पड़ता था, क्योंकि अगर गर्मी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया तो वैक्सीन खराब हो जाती थी। 3 लाख कोल्ड चेन तैयार करके मोदी जी ने हम तक ये कोल्ड चेन के माध्यम से वैक्सीन पहुंचाई। एक ही दिन भारत के 6 लाख गांव में, 6 लाख गांव में ये वैक्सीन पहुंची और लोगों को वैक्सीन मिली, तो हम सब लोग जिंदा है। और इतना ही नहीं, तो मोदी जी ने हमारे साथ साथ 40 और देशों को वैक्सीन दी, 40 और देशों को। मैं अभी मॉरिशस गया था, मॉरिशस में वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का अनावरण था, वहां के प्रधानमंत्री थे, मैं था। कार्यक्रम के बाद मैं मॉरिशस के राष्ट्रपति को मिलने गया, तो वहां के राष्ट्रपति ने कहा हम मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों देना चाहते हैं? उन्होंने कहा मोदी जी ने हमको कोरोना की वैक्सीन दी, इसलिए मॉरिशस भी जिंदा है, नहीं तो हम लोग भी जिंदा नहीं रह पाते। 40 देश आज ये कहते हैं कि मोदी जी के कारण जिंदा है, ये मोदी जी ने करके दिखाया। इतना ही नहीं, आप देखिए कोरोना के बाद हमारे आजू बाजू के देशों की हालत क्या है। श्रीलंका में आज खाने के लिए लड़ाई चल रही है, श्रीलंका पूरे तरीके से तकलीफ में है। पाकिस्तान में पेट्रोल 250 रुपीज पर लीटर हो गया, और पाकिस्तान में गेहूं के लिए, व्हीट के लिए भाई भाई से लड़ रहा है, रोटी के लिए लड़ रहा है। ये हालत पाकिस्तान की हो गई। लेकिन कोरोना के बाद मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया, तो भारत की अर्थव्यवस्था
फिर से चलने लगी। आज दुनिया में अमेरिका में मंदी है, ब्रिटेन में मंदी है, यूरोप में मंदी है, जापान में मंदी है, चाइना में मंदी है। एक ही देश ऐसा है जिस देश में कोई रिसेशन नहीं है, कोई मंदी नहीं है, उस देश का नाम हमारा भारत देश है। क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से गरीबों का, छोटे उद्योगों का, छोटा छोटा काम करने वालों का विचार किया, उसके कारण आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना है। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था, ये हमारा जो बजट होता था 15 लाख करोड़ का होता था, 15 लाख करोड़ का, अब वो 45 लाख करोड़ का हो गया। 3 गुना हमारा बजट बढ़ा है। क्यों बढ़ा? क्योंकि मोदी जी ने इस प्रकार की नीतियां लाई। पहले कुछ लोग पैसा कमाते थे और सारा पैसा ब्लैक मनी के रूप में अपनी तिजोरी में रख देते थे। हजारों करोड़ रुपया का ब्लैक मनी लोगों की तिजोरी में था। मोदी जी ने जीएसटी लाके ब्लैक मनी को समाप्त किया। आज जो पैसा अमीरों के अलमारी में बंद था, वो पैसा देश के खजाने में आया और गरीबों के लिए अब उस पैसे से काम हो रहा है। वो सारा का सारा गरीब कल्याण के एजेंडा में मोदी जी लगा रहे हैं। इसलिए देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश परिवर्तित हो रहा है, आज आवश्यकता है कि राज्य में भी मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन मोदी जी का, दूसरा इंजन कर्नाटक में बोम्मई जी का। ऐसी डबल इंजन की सरकार हमको चाहिए। और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बहुत तेजी से काम होगा। आप देखिए, मोदी जी के साथ जहां पर राज्य की सरकार भी बीजेपी की चुनकर आई, वहां सारी योजनाएं लागू हुई। और जहां पर कांग्रेस की सरकार आई, जहां पर किसी और पार्टी की सरकार आई, वहां पर आप समझ लीजिए उन्होंने, मोदी जी ने दिया हुआ पैसा गरीबों तक पहुंचने नहीं दिया, उसको रोकने का काम किया। इसलिए राज्य में भी ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार राज्य में चाहिए। और आप देखिए, अगर डबल इंजन की ट्रेन निकलेगी तो कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, सिंगल इंजन से ज्यादा पावर से आगे बढ़ेगी। और इस डबल इंजन की ट्रेन के साथ अगर हमारे रमन्ना जी की बोगी भी लग जाए तो हमारा ये क्षेत्र भी कितनी तेजी से आगे जाएगा ना, जोरों से आगे जाएगा। और अगर हम रमन्ना जी की जगह वहां पर कांग्रेस की या जेडीएस की बोगी लगाएंगे तो मोदी जी की और बोम्मई जी की ट्रेन ये बेंगलुरु जाएगी और बोगी हैदराबाद जाएगी, तो विकास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको बोगी ऐसी लगानी है कि जो बोगी मोदी जी के साथ, बोम्मई जी के साथ अपने विकास को आगे ले जा सके। आज हमारे क्षेत्र में हमको पीने का पानी हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, इरिगेशन हो, रेलवे हो, ये सारी चीजों का विकास करना है। ये कौन कर सकता है? ये केवल मोदी जी कर सकते हैं, केवल बीजेपी कर सकती है। आज जिस प्रकार से बीजेपी के राज में रोड्स बन रहे हैं, जिस प्रकार से बड़े बड़े इरिगेशन के यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, आज टैंक फिलिंग का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर बीजेपी के राज में शुरू हुआ है। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो हमको रमन्ना जी को ही चुनकर देना पड़ेगा, उनके ही हाथ में कमान देनी पड़ेगी। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कांग्रेस की हालत क्या है। कांग्रेस में तो इतने लोग अपने आप को पहले से मुख्यमंत्री मानते हैं। इधर सिद्धरमैया जी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ, डीके शिव कुमार कहते हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ, खड़गे जी दिल्ली में बैठे हैं लेकिन वो बोलते हैं मैं भी मुख्यमंत्री हूँ। तो इनको अभी कमान नहीं मिली, फिर भी एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। ये लोग चुनकर आएंगे तो कभी विकास नहीं करेंगे। और दूसरा, हम सबको मालूम है जेडीएस के कुमार स्वामी है, इनकी सीटें 10-20 चुनकर आती है और फिर 10-20 सीटों पर ये सर्कस करते रहते हैं। ऐसी सर्कस से कभी भी कर्नाटक का भला नहीं हो सकता। आपको पता है 2018 में केवल 7 सीटें कम गई थी, तो बीजेपी की सरकार थोड़े दिन नहीं बन पाई थी, तो हमने कुमार स्वामी की और सिद्धरमैया जी की एक सर्कस उस समय देखी थी।
लेकिन बाद में ईश्वर के और आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में फिर सरकार बनी, येदियुरप्पा जी हमारे मुख्यमंत्री बने और तेजी के साथ हमारा विकास शुरू हुआ। येदियुरप्पा जी ने कहा कि मेरा ऊपर हो गए, अब आप किसी दूसरे को बनाइए, तो बोम्मई जी बने और वापस ये गाड़ी तेजी से चलने लगी। तो इसी प्रकार से ये गाड़ी हमको तेजी से चलानी है। इसलिए मैं आपको इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देखिए कांग्रेस की नीयत क्या है। कांग्रेस के लोग ये कहते हैं हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। क्यों बैन लगाएंगे भाई? क्या गलती की है बजरंग दल ने? बजरंग दल ने भारत माता की जय कहा है। अगर इस देश में भारत माता की जय कहना ये अपराध होगा, बजरंग दल ने जय श्री राम कहा है, अगर जय श्री राम कहना ये अपराध होगा तो ये अपराध हम रोज करेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर ये हमारा देश है। इस देश की संस्कृति, भारत की संस्कृति, हिंदुओं की संस्कृति, इस संस्कृति में बजरंगबली का अपना महत्व है। इस संस्कृति में भारत माता की जय कहना और इस संस्कृति में जय श्री राम कहना, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन कांग्रेस के लोग वोटों के लिए इतने अंधे हो गए कि एक समुदाय के तलवे चाट रहे हैं, उनके पैरों पर गिर रहे हैं, उनके पैर पर गिर गिर कर कह रहे हैं आपका ही वोट चाहिए, आपका ही वोट चाहिए। तुम आप लोगों का वोट उनको नहीं चाहिए, उनको केवल एक समुदाय का वोट चाहिए। और इसलिए मैं तो आपको इतना ही निवेदन करने आया हूं कि बजरंगबली की ताकत अब कांग्रेस को दिखाइए। आपको पता है बजरंगबली जब छोटे थे तो बजरंगबली सूर्य की ओर चले गए थे, सूर्य को खाने के लिए, निगलने के लिए। और बजरंगबली को जब लंका भेजना था तो बजरंगबली ने कहा मैं कैसे लंका जाऊंगा, इतना बड़ा समुद्र बीच में है, ये सागर को मैं कैसे पार करूंगा। तब बजरंगबली को उनकी ताकत याद दिलाई कि बजरंगबली आप तो महावीर हो, आप तो जब छोटे थे तब सूरज को निगलने के लिए आप सूरज की तरफ चले गए थे, ये तो आपकी शक्ति है। और जैसे बजरंगबली को शक्ति याद दिलाई, बजरंगबली ने छलांग लगाई, लंका चले गए और लंका को आग लगाकर ही बजरंगबली वापिस आए। ये बजरंगबली की ताकत है। अब आपके अंदर जो बजरंगबली है उसको जागरूक करना है। और जो बजरंग दल के ऊपर बंदी लगाने की बात करते हैं, बैन लगाने की बात करते हैं, आपके अंदर के बजरंगबली को जागरूक करके उनके मनसूबों की लंका को आग लगाना है। और 10 तारीख को जब हम कमल का बटन दबाएंगे, रमन्ना जी को, मोदी जी को, बोम्मई जी को जब वोट देंगे तो उस वोट के कारण कांग्रेस के इरादों की लंका जलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापिस कर्नाटक में आएगी। इसलिए आप सभी लोग 10 तारीख को सुबह पहला काम कीजिए। सुबह उठने के बाद नहा धोकर अपने इष्ट देवता को नमन करते हुए सीधे मतदान केंद्र पर जाइए। सबसे पहले कमल का बटन दबाइए। 5 साल के लिए अपना भविष्य मोदी जी के हाथ में दीजिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं 5 सालों में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार फिर एक बार आप सबके जीवन में परिवर्तन करने का काम करेगी। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।